Macklem patch is diagnostic of option A, rheumatoid arthritis, pancreatic infection, teratology of palate, blunt trauma। तो मैकलम पैच इसकी नैदानिक विशेषता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है। कुछ सेकंड का आपके पास समय है, अपना उत्तर सोचिए। ये मैकलम पैच विशेषता जो होती है ये होती है रीमेटॉइड ये हार्ट डिजीज होती है, यहाँ पर आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हार्ट होता है तो हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, तो ये जो वाया एट्रिया में है इसमें पैच बन जाते हैं, तो इसका ये इस पैच को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रिंकिल्ड और रिजिड ये पैच बन जाते हैं, इसको बोलते हैं मैकलम पैच। और ये जो कारण होता है इसका ये होता है रीमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस, इस डिजीज को कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेवर टेस्ट एंड रिने टेस्ट क्रेनियल नर्व्स एग्जामाइंड इज। इन बेवर टेस्ट एंड रिने टेस्ट कौन सी क्रेनियल नर्व एग्जामाइन की जाएगी? क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 8 और क्रेनियल नर्व 7। तो ये जो बेवर और रेने टेस्ट होता है ये संबंधित होता है हमारे सुनने से। इस प्रकार से जो भी क्रेनियल नर्व है ये हियरिंग पे जो हेल्प करती है, हियरिंग में हेल्प करेगी, वो यहाँ पर एग्जामाइन की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेनियल नर्व 8। ये हियरिंग में काम आती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो बेवर और रेने टेस्ट में इसका एग्जामिनेशन करते हैं। अब कुछ यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स के नाम दिए गए हैं। तो पहली है ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स एब्डुसेंस, सेवेंथ फेसियल, एट्थ वेस्टिबुलोकॉक्लियर, नाइन्थ ग्लॉर्सोफरेंजियल, टेंथ वेगस, 11th स्पाइनल एक्सेसरी एंड 12th हाइपोग्लोसल। तो इस प्रकार से ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है ये ब्रेन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? टर्मन, जीन पियाजे, बिनेट, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट द डक्टस आर्टेरियोसस बिकम्स। जन्म के बाद सामान्य नवजात शिशु का जो डक्टस आर्टेरियोसस बन जाता है। ऑप्शन ए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, बी लिगामेंटम वेनोसम, सी लिगामेंटम अम्बिलिकल, डी नन। इसका करेक्ट आंसर होगा डक्टस आर्टेरियोसस चेंज हो जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसोइम्यूनाइजेशन। RH आइसोइम्यूनाइजेशन को रोकने के लिए निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, एंटीहिस्टामाइंस, ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन सी, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी, फोटोथेरेपी। RH आइसोइम्यूनाइजेशन रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा सब्सटेंस होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। इसका उपयोग RH आइसोइम्यूनाइजेशन रोकने के लिए किया जाता है। A condition that happens when a pregnant woman blood protein is incompatible with the baby's, causing her immune system to react and destroy the baby's blood cells। तो ये क्या होता है, इसमें एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसको बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो प्रेग्नेंट वोमेन का जो ब्लड होता है
वो इनकॉम्पिटेबल हो जाता है बेबी से, जिससे कि रिएक्शन होने के बाद ब्लड सेल्स फीटल की डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो यहाँ पर ही खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए एंटी डी गामा ग्लोबुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट्स कॉज, बार्बिचुरेट्स के अचानक बंद होने का कारण है स्लीपलेसनेस, इरिथमा, इचिंग, सीजर। तो अचानक से जब बार्बिचुरेट्स बंद कर दिए जाते हैं तो इसका जो कारण बनता है वो बनता है सीजर्स, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अचानक से बार्बिचुरेट्स को बंद नहीं करना चाहिए। एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट्स could cause withdrawal symptoms, seizure, restlessness, insomnia, weakness, dizziness, nausea, sweating and anxiety। तो जब भी एब्रप्ट विड्रॉल होगा तो ये सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि सीजर है, रेस्टलेसनेस है, इंसोम्निया है, वीकनेस है, डिजीनेस, नोजिया, स्वेटिंग एंड एंजाइटी। अभी बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं? बार्बिचुरेट्स इज अ ड्रग दैट एक्ट्स एज अ सीएनएस डिप्रेसेंट। बार्बिचुरेट्स आर इफेक्टिव एज एंजियोलिटिक्स, तो इनका जो है एंजियोलिटिक्स के रूप में यूज करते हैं, हिप्नोटिक्स एंड एंटी कन्वल्जेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेरोन पर डे 25 माइक्रोग्राम, 45 माइक्रोग्राम, 65 माइक्रोग्राम, 85 माइक्रोग्राम। जो प्रोजेस्टेरोन की पर डे की जो डे रिलीज करने की डे डोज होती है 65 माइक्रोग्राम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन इज अ कॉमनली यूज्ड आईयूसीडी which carries 38 mg of progesterone in silicon oil reservoir. It releases 65 microgram of hormones per day. प्रोजेस्टेरोन एक कॉमनली यूज्ड इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है जिसमें 38 mg क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर्स? प्रथम दो कृंतक निचले कृंतक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं? 2 to 3 months, 6 to 8 months, 10 to 12 months, between 1 to 2 year। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 8 माह पर ये लोअर सेंट्रल इंसीजर्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी एंड इन द मेडिकल ऑफिसर, समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है ऑप्शन ए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तालुक अस्पताल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है, किसके बीच में? कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्तों का जाल कहलाता है फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा जो सामाजिक रिश्तों के जाल को सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप्स? DDH निम्नलिखित में से कौन सा फूलों के विकासात्मक डिस्प्लेसिया के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, इट इज मोर कॉमन इन बॉयज देन गर्ल्स। बी, इट इज एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रामिनोस। सी, इट इज एसोसिएटेड विद ब्रीच पोजिशन। डी, आर डिसलोकेटेबल हिप एबडक्ट्स इजिली बट कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। करेक्ट आंसर है डी, आर डिसलोकेबल हिप एबडक्ट्स इजिली बट कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड। तो एक अव्यवस्थित कूला आसानी से मुड़ जाता है लेकिन लचीला नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? DDH की प्रॉब्लम होती है, मींस डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसव प्रीटर्म कहलाएगा जब वह होता है 20 से 37 गर्भकाल के मध्य। ऑप्शन बी 24 से 30 गर्भकाल के मध्य। ऑप्शन सी 16 से 20 गर्भकाल के मध्य।
ऑप्शन डी 32 से 36 गर्भकाल के मध्य। देखिए एक तो टर्म होता है, टर्म मीन्स होता है ऐसा है कि डिलीवरी टाइम एक टर्म होता है। जब टर्म में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी 37 से 42 सप्ताह के बीच होती है इसको टर्म बोला जाता है, और इसके पहले होने वाली डिलीवरी मीन्स 20 से 37 के बीच में होने वाली डिलीवरी प्रीटर्म कहलाएगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 से 37 सप्ताह के गेस्टेशनल पीरियड के मध्य होने वाला डिलीवरी या प्रसव ये कहलाता है प्रीटर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी was established in the year 1938, 1910, 1942, 1920। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसिंग pupils health in pupils hand is the principle of scheme, रूरल, अर्बन, ट्राइबल, ऑल ऑफ एबव। तो लोगों का जो स्वास्थ्य उनके हाथों में ही है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है रूरल हेल्थ का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज और डेथ एमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस ऑफ नॉट एक्सपोज्ड इस टर्म। तो जो भी एक्सपोज्ड हुए हैं और नॉन एक्सपोज्ड हैं उनके बीच में जो रेशियो हो जाता है डिजीज का, इंसिडेंस का, उसको क्या बोलते हैं? अटैक रेट, इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिस्क मींस एक्सपोज डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज। ये क्या होगा? रिलेटिव रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Eradication of smallpox was declared in April by the International Commission in the year 1984, 1977, 1989, none of the above। Eradication, smallpox का eradication कब डिक्लेयर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1977 में एरेडिकेशन स्मॉलपॉक्स का डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of health center was first mooted in 1920 by Lord Dawson, John Day, McMahon, Winslow। जो कंसेप्ट था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अवधारणा थी ये 1920 में किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डॉसन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कमेटी ऑन बेसिक हेल्थ सर्विस इज मुदलियार कमेटी, करतार सिंह कमेटी, चड्ढा कमेटी, मुखर्जी कमेटी। जो बेसिक हेल्थ सर्विस पर जो कमेटी बनाई गई थी उसको कौन सी कमेटी संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुखर्जी कमेटी। ये बेसिक हेल्थ सर्विसेज से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।